अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कदस भट्ट। इस वीडियो में आपके साथ मैं क्रिप्टो मार्केट की ताज़ा तरीन अपडेट्स, न्यूज़ इन्फॉर्मेशन, मेरा तजिया शेयर करता हूँ। आज 1 मार्च 2023 है। हमने इस साल का पहला क्वार्टर भी क्लोज़ किया और पिछले माह की भी कैंडल जो है वो BTC की चार्ट पे, अगर मैं 1 आवर चार्ट की बजाय मंथली चार्ट पे जाऊँ तो आपको क्या नज़र आएगा कि इस साल के तीनों महीने BTC ने अपनी गो के फरवरी के महीने एक डोजी कैंडल बनी है, लेकिन बहरहाल ये तीनों महीने जो है वो ग्रीन कैंडल उन्होंने क्लोज़ किया और चौथा महीना जो है वो स्टार्ट हो गया। अब BTC की प्राइस जो है मोस्ट लाइकली आइंदा चंद महीने एक थोड़ी बहुत आपको रिकवरी करती हुई नज़र आएगी, लेकिन टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, सारी हालात जो हैं यही कह रहे हैं कि मार्केट का बुल रन जो है वो स्टार्ट हो गया। देखें बुल रन में स्पीड कैसे आएगी, 3 चीज़ें हैं जो इस वक्त मार्केट को बुलिश करने का सिग्नल दे रही हैं। नंबर 1 तो ये कि मार्केट बिटकॉइन खसूसन जब तक इसकी इंस्टीट्यूशनल बाइंग की एक फोमो नहीं होती, कंट्रीज नेशन स्टेट्स की जब तक इसकी नहीं होती, तो BTC की अपने ऑल टाइम हाई शॉर्ट पीरियड टाइम में जाने के चांसेस कम है। इसी तरह थोड़ा बहुत जो टेक्निकल इंडिकेटर्स हैं उसको फॉलो करते हुए मार्केट जो है वो पंप और डंप होती रहेगी, वो ट्रेडर उसको करते रहेंगे। लेकिन सही जो शॉर्ट टर्म एकदम वोलेटिलिटी है उसके लिए इंस्टीट्यूशनल बाइंग और नेशन स्टेट की फोमो, उनके अंदर फोमो कि भाई वाकई US जो है वो फॉल हो रहा है, तो हमने जो मुतबादल है वो BTC है और हमने अपने सेंट्रल रिजर्व में गोल्ड के साथ साथ BTC को रखना है। जब ये होना तो फिर आपको वोलेटिलिटी नज़र आएगी। अभी तक तो ऐसा कोई सीन नहीं है। दूसरा, अमेरिका का इंटरेस्ट रेट वो भी BTC की प्राइस को, उसने सारा पिछला साल क्रैश किया, तो वो भी अभी कोई इस बारे में कंफर्मेशन नहीं है कि आइंदा जो FOMC की मीटिंग होगी अमेरिका, उसमें इंटरेस्ट रेट कम करेगा। अगर इंटरेस्ट रेट कम करेगा तो ये भी मार्केट को अच्छा खासा वोलेटाइल करेगी और मार्केट जो है वो पंप करेगी। तीसरा फैक्टर गो के वो अगले साल तक है, वो है BTC की हाल्विंग। ये 3 फैक्टर हैं जिसको आपने क्लोजली वॉच करना है बुलिश मार्केट के लिए। तो इमीडिएट तो मुझे नज़र नहीं आ रहा। कल मैंने अमेरिका के राइज एंड फॉल के हवाले से जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग, जितना मैंने लर्न किया था वो मैंने आपके साथ शेयर किया था। उसमें आपने बड़े जायज़ क्वेश्चन किए। आपने कहा जी कि अगर डॉलर जो है वो फॉल करता है तो हमारी जो लोकल करेंसीज है, जैसे पाकिस्तानी जो डॉलर है वो तकरीबन 290-300 की रेंज में इस वक्त ट्रेड हो रहा है, उसका क्या बनेगा? क्या पाकिस्तानी रुपया जो है वो डॉलर की निस्बत मजबूत होगा? इसको भी मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग आपके साथ शेयर करूंगा। फिर आप लोगों ने सवाल किया कि जो स्टेबल कॉइन्स है, जो डॉलर पैज है, उनका क्या बनेगा? और एक मेरे से ये भी सवाल पूछा गया कि अगर हम ये जो करेंसीज़ हैं, फॉरेन करेंसीज़ हम होल्ड करते हैं अपनी लोकल करेंसी को पैच करने के लिए या अपने लोकल करेंसीज़ को हेज करने के लिए, तो क्या अभी हमें युआन में करनी चाहिए या नहीं? इसमें मैं अपनी एक थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग आपको शेयर करना चाहता हूँ। मेरी एक ओपिनियन है, कोई एक्सपर्ट ओपिनियन नहीं है, मैं कोई फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मेरी जितनी असेसमेंट है वो मैं एक आपके साथ शेयर कर देता हूँ। उसको आपने सिर्फ एक व्यू लेना है, कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं। पहली बात तो यह है कि मुझे तो US डॉलर एकदम भाई इस लेवल पे जाता नज़र ही नहीं आ रहा कि भाई आपको ये सारे काम देखने पड़े, क्योंकि अभी भी जो डॉलर है उसकी डोमिनेंस है। जो दुनिया के फॉरेक्स रिजर्व्स हैं उसमें US अभी भी स्ट्रॉन्ग है, कमज़ोर हो रहा है नो डाउट। जो ग्लोबल पॉलिटिक्स टर्नओवर हो रही है उससे कमज़ोर हो रहा है। अभी इसको टाइम लगेगा, कुछ महीने, कुछ साल, आई डोंट नो कब, लेकिन इसको अभी टाइम लगेगा, इतना जल्दी नहीं आएगा। अगर ऐसा होता है तो फिर क्या होगा? फॉर एग्जांपल US डॉलर जो है वो क्रैश कर गया, लेट्स से कि एकदम धड़म जी, सारे लोगों ने कहा जी कि अब हमने डॉलर नहीं रखना, अब हमने गोल्ड रखना है। तो उस सूरत में अगर डॉलर फॉल करता है तो पाकिस्तानी रुपए का क्या होगा, या दीगर जिस कंट्री में भी आप हैं उनकी लोकल करेंसीज क्या होंगी? तो उसका आंसर जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो ये बनता है कि जब डॉलर ही नहीं होगा, पीछे जो सेंट्रल रिजर्व हैं, ज़्यादातर जितने दुनिया के ममालिक हैं सबके पास ज़्यादा जो उनके पास सेंट्रल रिजर्व है वो है डॉलर। तो जब डॉलर डीवैल्यू हो जाएगा तो फिर उनकी लोकल करेंसी, उनके पास जितना गोल्ड होगा वो प्लस जो डॉलर की उस वक्त वैल्यू होगी उस हिसाब से, यानी ना सिर्फ डॉलर फॉल करेगा, इस बात को समझिएगा, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, ना सिर्फ डॉलर फॉल होगा बल्कि आपकी लोकल करेंसी मजीद फॉल होगी, क्योंकि आपकी लोकल करेंसी को बैक करने के लिए गोल्ड तो है नहीं। जिन जिन ममालिक के पास पीछे गोल्ड ज़्यादा और डॉलर कम होगा वो उनकी करेंसी जो है डॉलर के मामले में अच्छा खासा शूट करेंगी।
अब ये देखना पड़ेगा कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास गोल्ड रिजर्व कितने हैं। उन गोल्ड रिजर्व के निस्बत हम डॉलर को, मैं कोशिश करूंगा इस हवाले से मज़ीद सर्च करके आपके साथ मालूमात भी शेयर करूं। और स्टेबल कोइंस क्या होगा जी। स्टेबल कोइन एक ऐसी चीज़ है, मुझे भी इसमें समझ नहीं आ रही कि उनका क्या होगा। बहरहाल जो डॉलर की वैल्यू होगी, इन स्टेबल कोइन ने भी उसी वैल्यू को पैच करना है, लेकिन डॉलर की वैल्यू अगर डाउन होगी तो वो वैल्यू इन कंपैरिजन विद अदर चीज़ होगी कि उसके साथ किसके, यानी $1 इज इक्वल टू $1 तो वो हमेशा रहेगा। तो डॉलर की किसी और के साथ अगर कंपैरिजन पाकिस्तानी रुपी या गोल्ड के साथ जब कंपेयर करेंगे उधर उसकी वैल्यू अप और डाउन होती है। तो चूंकि ये जो मार्केट के स्टेबल कॉइन्स हैं ये पेज हैं $1 डॉलर के साथ, वो डॉलर की किसी गोल्ड के साथ वैल्यू अप और डाउन होती है, इसका स्टेबल कॉइन से कोई ताल्लुक नहीं है। स्टेबल कॉइन की वैल्यू $1 ही रहेगी। वो अलग बात है जब आप अपने स्टेबल कॉइन को दूसरी किसी चीज़ के साथ कन्वर्ट करेंगे तो उस वक्त आपको पता चलेगा कि वो वैल्यू अप और डाउन हुई है। ठीक है। तीसरा, युआन में करनी चाहिए या नहीं। वाई नॉट जी। मैं तो ये समझता हूँ अगर आप करेंसीज को एज अ रिज़र्व अपने पास रखते हैं, आप होल्डिंग करते हैं, तो आपको क्यों नहीं करना चाहिए। इस वक्त तो बेस्ट टाइम है। अगर वाकईतन डॉलर जो है वो क्रैश करता है और युआन की जिस तरह डिमांड बढ़ रही है तो इस तरह होता है तो आपको उसका फ़ायदा हो सकता है। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि भाई क्या चाइनीज़ युआन जो है ग्लोबल करेंसी का स्टेटस लेगा, आई डोंट सी दिस। मैं तो ये समझता हूँ कि अब दुनिया जो है कोई और फियाट करेंसी को ग्लोबल रिजर्व नहीं बनाने जा रही। हाँ, जो चाइना चूँकि दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है तो उसकी प्रोडक्ट्स की डिमांड है। अब चाइना जब सबसे कहेगा जी कि आपके पास युआन के ज़रिए मेरे साथ ट्रेडिंग करें, तो उस सेंस में युआन की डिमांड बढ़ सकती है और आप इस सेंस में ले सकते हैं। लेकिन इसको डॉलर की तरह रिप्लेसमेंट मैं नहीं इसको देखता। अच्छा, आगे जी। आज एक और इम्पोर्टेंट चीज़ मैंने आपके साथ शेयर करनी थी गेमिंग इंडस्ट्री के हवाले से। मेरा अपना ज़ाती एक्सपीरियंस यह है कि मैंने इत्तेफाक से जब गेमिंग इंडस्ट्री में अपनी ज़ाती इन्वेस्टमेंट की, उस वक्त बुल मार्केट थी और गेमिंग इंडस्ट्री उस वक्त अपनी पीक पे थी। उस वक्त एंट्री लेना बहुत बड़ी गलती है। ये मैं आपको पिछले कई सालों से खुद भी सबक सिखाता आ रहा हूँ। लेकिन उस वक्त फोमो था कि मार्केट ऊपर जा रही है तो कहीं अब ये रेस जो है हम मिस ना कर जाएं। मैंने उस वक्त एंट्री की थी। इत्तेफाक से जब मैंने एंट्री की उसके बाद मार्केट, ये गेमिंग की मैं बात कर रहा हूँ, गेमिंग में मैंने जितनी भी इन्वेस्टमेंट की और ह्यूज मेरी इन्वेस्टमेंट है, जो मुझे काफ़ी देर से फॉलो कर रहे हैं उनको पता है मेरी कितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट है, वो सारी की सारी रद्दी हो गई है, ऑलमोस्ट रद्दी हो गई है। मुझे उसके बारे मतलब अच्छा खासा नुकसान हुआ है मुझे गेमिंग में, क्योंकि आपको पता है जितने पुराने गेमिंग प्रोजेक्ट्स है जो बिलियंस ऑफ डॉलर के वर्थ के प्रोजेक्ट्स है, वो उन सब की 99% से ज़्यादा की वैल्यू डाउन हो चुकी है। तो यू कैन इमेजिन कितना बड़ा लॉस हुआ होगा। लेकिन मुस्तकबिल क्या है, इसको समझने के लिए मेरी नज़र में इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। कुछ मेरी इसमें अंडरस्टैंडिंग है, मैं चाहता हूँ मैं आपके साथ शेयर कर दूँ। सबसे पहले तो गेमिंग इंडस्ट्री को समझने के लिए हमारी जो Web3 वाली ब्लॉकचेन गेमिंग इंडस्ट्री है, जिसको गेमीफाई आप कह सकते हैं, उसको समझने के लिए हमारी जो पुरानी गेमिंग इंडस्ट्री है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। आप हैरान होंगे कि हमारी जो रवायती गेमिंग इंडस्ट्री है तकरीबन $300 बिलियन की वर्थ की वो मार्केट है और दुनिया की तकरीबन 35 से 40% पॉपुलेशन गेमिंग के साथ बराह रास्त किसी ना किसी तरीके से बिला वास्ता है या बराह रास्त वो लिंक्ड है। और तकरीबन 1 बिलियन से ज़्यादा एक्टिव यूज़र्स हैं गेमिंग के। ये गेमिंग इंडस्ट्री इतनी, यूँ समझ लें कि हाँ, ह्यूमन पॉपुलेशन जहाँ वो मूवीज़ देख के इंटरटेनमेंट लेता है, इसी तरह गेम, बल्कि मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था अगर मैं गलत नहीं हूँ तो गेमिंग में जो ह्यूमन पॉपुलेशन है वो ज़्यादा इंटरेस्टेड है बनिस्बत वो ये मूवी, म्यूज़िक और मूवीज़ वगैरह में। आपको ये समझ नहीं आ रही, लेकिन मैंने उस आर्टिकल को पढ़ा, वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। तो गेमिंग के अंदर पोटेंशियल है। अब पुरानी जो गेम है Web2 आप गेम उसको कह लें, जो ब्लॉकचेन की गेम है उसको Web3 कह लें। फ़र्क इसमें क्या है, Web2 की ये जो इंडस्ट्री है $300 बिलियन की, ये अपने प्लेयर्स को सेल क्या करती हैं, जिससे ये $300 बिलियन की ये सारी इंडस्ट्री खड़ी है। ये अपने गैजेट्स सेल करते हैं। गैजेट्स जैसे कंट्रोलर वगैरह होते हैं, जैसे डिवाइसेस वगैरह होती हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट का Xbox है, इसी तरह सोनी के अपने हैं, फिर उनके गैजेट्स हैं अलग। इसके अलावा ये अपनी सब्सक्रिप्शंस, कोई गेम डेवलपर है वो अपनी गेम बनाता है और अपने प्लेयर्स को कहता है जी आप हमें सब्सक्राइब करें। एक वो ट्रायल वर्जन बनाते हैं और उसके बाद एक प्रो वर्जन बनाते हैं। प्रो वर्जन की वो मंथली, ईयरली, इस तरह वो सब्सक्रिप्शन से, इस तरह ये गेमिंग स्टूडियो जो हैं अपना खर्चा पूरा करते हैं, गैजेट्स बेच के, सब्सक्रिप्शन बेच के और गेमिंग के अंदर गेमिंग के एसेट्स
मतलब कोई सूट के डिज़ाइन है, कुछ इस तरह की गेम के अंदर जो इन गेम एसेट्स होते हैं वो बेच के तो ये जो गेमिंग स्टूडियोज़ हैं ये अपनी अर्निंग करते हैं। ये $300 बिलियन की मार्केट है, बहुत बड़ी मार्केट है। अब आते हैं, इसका कंपटीशन है गेमीफाई, हमारी ब्लॉकचेन जो वेब3 इंडस्ट्री है इसके साथ। वेब3 इंडस्ट्री अच्छा खासा बूम की थी, लेकिन उसी तरह धड़म तख्ता हुई। क्यों हुई वो मैं अभी आपको बताता हूँ। वेब 2 में वेब 3 में फ़र्क क्या है? वेब 2 में जो स्टूडियोज़ बनाने वाले हैं वो जो कुछ भी आपको देते हैं वो आपको दे के पैसे तो ले लेते हैं, लेकिन उसकी ऑनरशिप, खसूसन ये सब्सक्रिप्शन, ये इन गेम एसेट्स जब वो आपको सेल करते हैं, मतलब आप कोई अपना करैक्टर का कोई सूट बाय करते हैं वेब 2 के अंदर, तो वो सूट आपके पास नहीं होता। वेब 3 और वेब 2 में मेजर फ़र्क ये है कि वेब 3 की गेम्स के अंदर आप जो कुछ भी बाय करते हैं वो NFT की सूरत में बाय करते हैं, वो आपके पर्सनल वॉलेट में मौजूद है। एक तो यह है कि आपके वो पर्सनल वॉलेट में मौजूद है, यानी आपकी ओनरशिप पास है उसके, जो कुछ भी आप खरीदते हैं उसकी ओनरशिप आपके पास है। दूसरा, इन केस कभी भी आपने वो एसेट्स NFTs जो आपने ख़रीदे हैं उसको आप सेल भी कर सकते हैं, और बाज़ औक़ात सस्ते में ख़रीद के महंगे में आप बेच भी सकते हैं। ये ट्रेडिंग की ऑप्शन भी आपको वेब 3 में मिलती है। वेब 2 में भी ये है, लेकिन ये कोर बिजनेस थीम है वेब 3 गेमिंग इंडस्ट्री का। तीसरा, जो वेब 3 गेमिंग इंडस्ट्री है इसकी स्पेस बहुत ब्रॉड है, लाइक इसमें मेटावर्स है, NFTs हैं, फिर और बेशुमार। अब आप सोच रहे होंगे कि यार इतनी अट्रैक्टिव है, क्यों अभी तक ये इंडस्ट्री, ये जो रवायती गेमिंग इंडस्ट्री है ब्लॉकचेन की तरफ नहीं आ रही? क्यों? उसकी एक वजह है, क्योंकि बड़े बड़े जो प्लेयर हैं, जो रवायती गेमिंग स्टूडियोज़, वो अभी तक ब्लॉकचेन की तरफ नहीं आ रहे। वो क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि ओबियसली जब ब्लॉकचेन की तरफ चले जाते हैं तो वहाँ ऑनरशिप देनी पड़ती है प्लेयर को। ये बात उनको हजम नहीं हो रही, लेकिन वो मजबूरन अपने सर्वाइवल के लिए आएंगे। अभी जो गेमिंग इंडस्ट्री, जिसका मैंने आपको अपना ज़ाती एक्सपीरियंस पेश किया, क्यों ये फ्लॉप हुई है और कौन सी चीज़ें जब तक ये गेमिंग इंडस्ट्री दूर नहीं करेगी तो इसका फ्यूचर है, और ये ऐसा इसके ऊपर ऑलरेडी काम हो भी रहा है, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले तो जो रवायती अभी तक जो गेमिंग स्ट्रक्चर, जो मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस है, जिसमें ऑक्सी इन्फिनिटी, मोबॉक्स, नंबर ऑफ गेम्स हैं, इसी तरह स्टेप इन, इस तरह की जो टॉप प्ले टू अर्न गेम्स हैं, उनका जो बिजनेस मॉडल है वो है पोंजी इकोनॉमिक्स। यानी जब तक नए प्लेयर आते जाएंगे, इन्वेस्टमेंट करते जाएंगे, जो पुराने प्लेयर्स हैं उनको बेनिफिट मिलता जाएगा। जैसे ही नया प्लेयर आना बंद, नई इन्वेस्टमेंट आना बंद, तो बिज़नेस जो है वो आहिस्ता आहिस्ता, चूँकि उनके टोकन इन्फ्लेशनरी होते हैं, तो जब नया पैसा नहीं आता तो टोकन इन्फ्लेट होते हैं। वो फिर जिनको नए टोकन मिलते हैं वो मार्केट में सेल करते हैं, तो वो कैपिटल पीछे से, मतलब वो ड्रेन हो रहा होता है, डिप्लीट हो रहा होता है, तो टोकन बढ़ता जाता है और पीछे से कैप निकलता जाता है। इस सूरत में अगर नया यूज़र नहीं आता, उस प्रोजेक्ट की नई हाइप नहीं बनती है। तो ये पोंजी इकोनॉमिक्स की वजह से अभी तक वेब 3 की इतनी अच्छी क्वालिटीज़, खसूसन ऑनरशिप, NFTs और ब्रॉडर स्पेस होने के बावजूद ये मार्केट अभी तक सक्सेसफुल नहीं हो रही है, और आइंदा होगी, मैं पूरा उम्मीद है। दूसरी चीज़, नो कम्पिटिटिव जो इन्वायरमेंट है, जो हमारी वेब 2 गेम्स हैं, बड़ी बड़ी गेम्स, जिसमें अब रोब्लॉक्स है, एक बहुत बड़ी स्पेस है, गेमिंग इकोसिस्टम है, और इसके अलावा जो बड़े बड़ी इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा जो गेम्स पॉपुलर हैं, मेरा ख्याल, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो जितनी गेमिंग है उनमें से 50% गेम्स ऐसी हैं जो कि शूटिंग वाली हैं या वो एक्शन वाली गेम्स है। तो इस तरह की अभी तक वेब 3 में, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में ऐसी कोई गेम नहीं आई है। इस तरह की फ़न, इस तरह की हाई फाई AAA जिसको बोलते हैं, हाई फाई लेवल की गेम अभी तक नहीं आई। जब तक ये दो चीज़ें को फिक्स नहीं होंगी, उस वक्त तक हम वेब 3 में पोटेंशियल नहीं देख रहे। अब आप मेरे से पूछ सकते हैं जी इसमें फ्यूचर क्या है? मेरी नज़र में इसमें फ्यूचर है। मैं भी इसको क्लोजली वॉच कर रहा हूँ, आपके साथ भी शेयर कर रहा हूँ। क्यों मैं देख रहा हूँ? क्योंकि वेंचर कैपिटलिस्ट ने सन 2021 में जब वेब 3 गेमिंग का एकदम हाइप हुई थी, उस दौरान वेंचर कैपिटलिस्ट ने इसका मज़ा, इसका ब्लड टेस्ट कर लिया कि इस मार्केट में कितना पैसा है। तो वो वेंचर कैपिटलिस्ट रेडी हैं, वो खुद भी कोई ऐसी बिजनेस हो, ऐसी कोई गेम देखना चाहते हैं जिसमें वो इन्वेस्ट, तो सरमायाकारी का कोई इशू नहीं है अगर कोई अच्छा मॉडल पेश करना चाहे। दूसरी, जो बड़े बड़े गेमिंग स्टूडियोज़ हैं, मेरा मानना यह है कि वो भी लामहला मजबूरन वो वेब 3 ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की तरफ आएंगे। जैसे बैंकिंग
सेक्टर सर्वाइवल के लिए वो क्रिप्टो सर्विसेज प्रोवाइड करना अपने क्लाइंट को शुरू हो गया। इसी तरह ये वेब 2 गेमिंग जो टेक्नोलॉजी है ये भी फिर वेब 3 टेक्नोलॉजी में मजबूरन आएगी। ठीक है, ये मेरी गेमिंग के हवाले से सारी इन्फॉर्मेशन अपडेट वगैरह थी। अब मार्केट की कुछ अपडेट्स हैं वो आपके साथ शेयर करके आज की वीडियो को एंड करूँगा। लेकिन लास्ट में ये मैं जाने से पहले ये कुछ गेम्स हैं ऑलरेडी क्रिप्टो मार्केट की, इनको मेरी कोई रिकमेंडेशन ना लीजिएगा। जो अभी तक मार्केट में ब्लू चिप गेम्स आप कह लें, अपने लोएस्ट प्राइस लोएस्ट 99 मोर देन 90% ऑलमोस्ट क्रैश है। कुछ गेम्स की मैं बात कर रहा हूँ। गाला जो है ये सैंडबॉक्स, एप कोइन जो बोर्ड एप याट क्लब है उनका मेटावर्स का एक्सिस्टम है, उनका भी टोकन है एप कोइन। फिर मैजिक, डिसेंट्रलैंड, माना, स्टेपन, ऑक्स इन्फिनिटी, फ्लोकी, ये इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आप ये सारी की सारी, अगर आप स्क्रीनशॉट वैसे ले लें, मैंने शेयर क्या करना है, ये स्क्रीनशॉट ले लें। ये सारी वो गेम्स हैं जिनको आप अच्छी तरह ड्यू डिलिजेंस करके स्टडी कर सकते हैं। ये वो गेम्स हैं जो अभी तक फ्लॉप हुई हैं। मुमकिन है दोबारा जब बुल रन स्टार्ट हो तो ये गेम्स जो कि बिल्कुल नीचे अपने बॉटम पे ट्रेड हो रही हैं, इनके टोकन्स वगैरह, मुमकिन है ये दोबारा आपको रिकवरी करते हुए नजर आए। मेरी को रिकमेंडेशन इसको ना लीजिएगा क्योंकि मैं इनमें जितना पैसा लगा चुका मजीद इनमें नहीं लगा रहा। मैं मजीद कोई अच्छी गेम का वेट कर रहा हूँ। जब मैं कोई ऐसी चीज़ आई मेरे हाथ में आपके साथ लाजमी शेयर करूँगा। अच्छा जी, एल सल्वाडोर ने नया बिल पेश किया, उसमें वो अपनी कंट्री में मजीद टैक्सेस के हवाले से रिलीफ देना चाह रहे हैं। नायब बकुले ने कांग्रेस को बिल भेज दिया आज। उसमें क्या होगा, टैक्स एग्जम्पशंस देंगे वो किन को, जो डेवलपर्स होंगे, कोडिंग एप्स, एआई डेवलपर्स, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग, कम्युनिकेशन, हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग एंड कंप्यूटिंग। इस तरह तकरीबन यूँ समझ लें कि एल सल्वाडोर खसूसन जो टेक्नोलॉजी बेस्ड इंडस्ट्री है उसके बारे में तो एक टैक्स हेवन आप कह सकते हैं। ठीक है, जैसे दुबई को रेफ़र किया जाता है। अच्छा जी, बर्गर किंग ने दोबारा ये डोज कोइन के हवाले से ट्वीट किया। उससे मैं देख रहा था कि डोज कोइन की प्राइस पे कोई इफेक्ट हुआ है, कोई बहुत बड़ा मुझे इफेक्ट नज़र तो नहीं आ रहा। डोज कोइन ऑलरेडी अपनी, अगर इसको वीकली चार्ट पे मैं आपको दिखाऊं तो डोज कोइन अपने लोएस्ट प्राइस के ऊपर है। डोज कोइन को पिछले दिनों आपको याद होगा इलॉन मस्क ने भी कहा था कि भाई आप अगर मैकडोनल्ड डोज कोइन को एज अ पेमेंट मेथड शुरू करेगा तो मैं टीवी पे बैठ के आपका हैप्पी मील जो है वो खाऊंगा। तो इस तरह की ट्वीट के बाद मुझे ये था कि डोज कोइन की प्राइस जो है वो पंप करेगी। इतना ज़्यादा पंप नहीं की। डोज कोइन के साथ साथ अगर दूसरा मीम कोइन बात करें शिबा की, तो शिबा की प्राइस, अच्छा ये देखें, एक चीज़ आप नोट करें कि जब से ये साल स्टार्ट हुआ है इस साल से सारी मार्केट ने रिकवरी की है। डोज ने भी, अगर आप वीकली चार्ट पर देखें तो आपको फील होगा कि इस साल के स्टार्ट में यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा मीम कोइंस ने इस साल के स्टार्ट में कोई बहुत ज़्यादा गेन नहीं किया। ये देखें, यहाँ से 7 सेंट से ज़्यादा 9 सेंट में डोज कोइन की प्राइस गई है और अभी फिर नीचे 7 सेंट के ऊपर ही ट्रेड हो रही है। इसी तरह दूसरा मीम कोइन शिबा को भी देखें तो इस साल के स्टार्ट में थोड़ा सा पंप किया था, लेकिन उसके बाद फिर शिबा की प्राइस जो है वो नीचे डंप हो रही है। लेकिन शिबा की जो अपनी चेन आ रही है शिबार्शियम, उस चेन का टेस्ट नेट जो है पपी के नाम से उन्होंने अपना टेस्ट नेट बनाया है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा एक्टिविटी नज़र आ रही है। अनकरीब लग रहा है कि शिबार्शियम अपनी चेन लॉन्च करेगा। लेयर 2 जो इनकी चेन है उसमें उनका फोकस ये है कि मेटावर्स और गेमिंग को, तो मुमकिन है शिबा की प्राइस आपको मज़ीद आइंदा गेन करती, क्योंकि शिबा और बोन ये टोकन, माफ़ कीजिएगा, शिबार्शियम में वो उनकी इकोनॉमी में शायद वो ये टोकन यूज़ होंगे और इस हाइप की वजह से शिबा की प्राइस आपको शायद पंप होती हुई नज़र आए। लास्ट में जी अनदर NFT कलेक्शन, जो पॉपुलर NFT कलेक्शन है सोलाना की चेन के ऊपर, डी गॉड्स, उन्होंने भी इथीरियम में माइग्रेशन करने की कोशिश की है। एक दिन पहले मैंने आपको एक और NFT कलेक्शन के बारे में बताया था, वो पॉलीमेटिक में चेन हो गई थी। तो इस तरह आहिस्ता अगर ये सोलाना के NFT कलेक्शन सारी उधर मूव होती जाएंगी तो सोलाना का क्या फ्यूचर होगा, ये मैं क्वेश्चन आपके लिए छोड़ देता हूँ। आप अगर आंसर करना चाहें तो वीडियो के नीचे कर सकते हैं। ठीक है, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।